राम राम भाई सारन है। मैं मोहित शर्मा लेकर आया हूँ क्वांटम मैकेनिक्स की एक और न्यू वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने वेव फंक्शन पढ़ा था भाई, और हमने देखा था कि हमारा जो वेव फंक्शन होता है वो किन कंडीशन को फॉलो करे कि वो क्वांटम मैकेनिक्स में एक्सेप्टेबल हो जाए। मतलब हमारे पास देखो, वैसे तो लाखों वेव फंक्शन होते हैं भाई, सबके सब वेव फंक्शन तो क्वांटम मैकेनिक्स में एक्सेप्टेबल हो नहीं सकते। तो क्या हुआ भाई, हमने कुछ कंडीशंस बनाई कि अगर वेव फंक्शन इन कंडीशन को फॉलो करेगा तो ही वो क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होगा, एक्सेप्टेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो उन्हीं कंडीशन पर बेस्ड आज हम न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे और देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से हमारे पास जो वेव फंक्शन हो क्वांटम मैकेनिक्स में एक्सेप्टेबल होंगे और कौन से नहीं होंगे। तो एक बार मैं वो कंडीशन रिवाइज करा देता हूं भाई कि हमारे पास कौन कौन सी कंडीशन थी। हमारे पास जो पहली कंडीशन थी वो थी भाई कि हमारा जो वेव फंक्शन है वो सिंगल्ड वैल्यू होना चाहिए। मतलब x की सिंगल वैल्यू के ऊपर वेव फंक्शन क्या होना चाहिए, सिंगल वैल्यू ही देना चाहिए। ठीक है, x की सिंगल वैल्यू पर साई x क्या होना चाहिए, सिंगल वैल्यू ही होनी चाहिए। अगर साई x डबल हो गया, ट्रिपल हो गया या फोर्थ वैल्यू हो गई तो हमारे पास वो वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल नहीं होगा। मतलब सिंगल वैल्यू ऑफ x, सिंगल वैल्यू ऑफ साई x। ठीक है। दूसरा था भाई कि हमारे पास जो वेव फंक्शन है वो फाइनाइट वैल्यू देना चाहिए। ठीक है, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए तो ये एक्सेप्टेबल होगा। तीसरा था भाई कि हमारे पास जो वेव फंक्शन है और उसका फर्स्ट डेरिवेटिव है वो क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। और फोर्थ कंडीशन थी हमारी कि इनफाइनाइट के ऊपर वेव फंक्शन जीरो वैल्यू देना चाहिए। और फिफ्थ कंडीशन थी कि स्क्वायर इंटीग्रेबल होना चाहिए। मतलब हमारे पास जो वेव फंक्शन है अगर मैं उसका स्क्वायर करके उसका इंटीग्रेशन करूं तो हमें फाइनाइट वैल्यू मिलनी चाहिए। अगर वो इनफाइनाइट वैल्यू मिली तो हमारा जो वेव फंक्शन हो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो हमने कल ये पांच कंडीशन पढ़ी थी भाई, और आज हम देखते हैं कि हमारे पास जो हम क्वेश्चन करेंगे वो किन किन कंडीशन को फॉलो करेंगे। अगर भाई हमारे पास इन पांचों कंडीशन में से अगर एक भी कंडीशन फॉलो नहीं हुई तो हम कहेंगे दिस वेव फंक्शन इज नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है भाई हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वांटम मैकेनिकल एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन। देखो साई एक्स बराबर दे रखा है ए ई की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर। क्या दे रखा है, ए ई की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर। ये भाई अपने मन में बिठा लो कि जहां पर भी ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, गॉसियन फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, उस फंक्शन को हम गॉसियन फंक्शन कहते हैं। यहाँ पर अल्फा की जगह पे कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या होना चाहिए, ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर होना चाहिए। उसे हम क्या कहेंगे, गॉसियन फंक्शन कहेंगे। और गॉसियन फंक्शन को ऐसे बनाते हैं भाई। ठीक है, देखो ई की पावर क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर है, तो हमारे पास इस प्रकार से भी होगा और इस प्रकार से। एक्स की जगह पे जब आप पॉजिटिव एक्स रखोगे तो हमारे पास ये आएगा, और x की जगह पे आप जब नेगेटिव x रखोगे तो नेगेटिव x माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो वापस पॉजिटिव x स्क्वायर ही हो जाएगा, तो उससे हमें ये वैल्यू मिलेगी। मतलब दोनों से हमें जो साई x है वो पॉजिटिव ही मिलेगा, चाहे प्लस एक्स हो चाहे माइनस एक्स हो। ठीक है, तो हमारे पास गॉसियन फंक्शन ये बनता है भाई। तो हमारे पास पहली वैल्यू देखो भाई, साई एक्स शुड बी सिंगल्ड वैल्यू है। देखो एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पर हमारे पास साई एक्स क्या है, सिंगल सिंगल वैल्यू दे रहा है दोनों तरफ, तो क्या है, सिंगल्ड वैल्यू है। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरी है कि साई एक्स है वो फाइनाइट होना चाहिए भाई। देखो ग्राफ से सीधा पता चला है कि जो साई एक्स हमारा क्या है, फाइनाइट है भाई। ठीक है, थर्ड वैल्यू की साई एक्स कॉन्टिन्यूस होना चाहिए और डेरिवेबल होना चाहिए। तो साई एक्स भाई कॉन्टिन्यूस है, कहीं पर भी ब्रेक नहीं है। ठीक है, अगर कर्व में ब्रेक आ जाता तो डिसकॉन्टिन्यूस होता, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी ब्रेक नहीं है तो कॉन्टिन्यूस है। फिर भाई हमारे पास साई एक्स शुड बी जीरो एट प्लस माइनस इनफाइनाइट। देखो भाई ग्राफ से भी पता चल रहा है और वैसे भी, ठीक है, हम फॉर्मूले में पुट करके भी निकाल सकते हैं कि प्लस माइनस इनफाइनाइट के ऊपर जो साई एक्स है वो क्या होगा, जीरो वैल्यू देगा। ठीक है, मैंने पुट भी कर रखा है कि अगर हम x की जगह पे प्लस माइनस इनफाइनाइट पुट करें तो करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ए ई की पावर माइनस अल्फा इनफाइनाइट का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब ए ई की पावर माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा, ए अपॉन में ई की पावर इनफाइनाइट हो जाएगा, ए अपॉन में इनफाइनाइट क्या हो जाता है, जीरो दे देगा। ठीक है, तो साई एक्स क्या हो गया, जीरो हो गया एट प्लस माइनस इनफाइनाइट। और लास्ट कंडीशन है कि वेव फंक्शन शुड बी स्क्वायर इंटीग्रेबल। मतलब अगर हमारा जो स्क्वायर इंटीग्रेबल, पहली बात बता दो भाई कि हमारे पास इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, ये बात रिमेंबर रखो, क्योंकि कई बार क्या होता है इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन हमें उस फंक्शन का
ये पता होता है कि उस फंक्शन का जो कर्व है वो ऐसे बनेगा, उसका ग्राफ हमें पता होता है। तो हम अगर वो ग्राफ फाइनाइट हुआ तो हम कहेंगे कि ये स्क्वायर इंटीग्रेबल फाइनाइट है। अगर उसका जो ग्राफ है उसके अंदर एरिया अंडर द कर्व इनफाइनाइट हुआ तो हम क्या कहेंगे कि ये जो स्क्वायर इंटीग्रेबल है ये इनफाइनाइट है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखो कि सबसे मेन यही है कि हमारे पास जो एरिया अंडर द कर्व वो क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। तो यहाँ पर देखो भाई, सीधा ग्राफ से पता चल रहा है कि एरिया अंडर द कर्व मतलब ये वाला एरिया भाई, इसके अंदर अंदर का, ठीक है, ये क्या भाई, फाइनाइट एरिया है। तो हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास जो फिफ्थ कंडीशन है वो भी क्या है, सेटिस्फाई हो रही है। या आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, देखो मैंने स्पेशल लिख भी रखा है, एरिया अंडर द कर्व विच इज फाइनाइट है। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहो तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो भाई। डायरेक्ट कैसे निकलेगा, हमारे पास क्या है, ठीक है, स्क्वायर इंटीग्रेबल है, साई एक्स टी का क्या है, स्क्वायर है। तो हम साई एक्स टी की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे, ए ई की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा, मोड ऑफ ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट है, ई की पावर माइनस टू अल्फा एक्स स्क्वायर, ई की पावर माइनस टू अल्फा एक्स स्क्वायर डी एक्स हो गया। अब भाई मैंने बताया था, ठीक है, मैथमेटिकल फिजिक्स में भी बताया था और यहाँ फिर से बता रहा हूँ कि ये फॉर्मूला अपने मन में बैठा लो भाई। ठीक है, ये फॉर्मूला अगर हम 100 क्वेश्चन करते हैं तो मिनिमम 20 क्वेश्चन में ये फॉर्मूला यूज हो रहा है क्वांटम मैकेनिक्स में। क्या है, जीरो से इनफाइनाइट एक्स की पावर एन ई की पावर माइनस से की पावर के है, एक्स की पावर एम है, डी एक्स है। ठीक है, ये देख लो अच्छे से, ये किसके बराबर होता है, 1/m, मतलब जो यहाँ पे x की पावर m है ये क्या हो जाएगा, 1/m गामा ऑफ n+1 डिवाइड बाई m डिवाइड बाई a की पावर n+1 डिवाइड बाई m इंटू के। मैंने इसको सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख रखा है भाई। ठीक है, इस फॉर्मूले को सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख रखा है। याद रखने का क्या है, x की पावर m है तो 1/m हो जाएगा, यहाँ पर जो गामा ऑफ n+1 डिवाइड बाई m है वही यहाँ पे देखो a की पावर n+1 डिवाइड बाई m है। अगर यहाँ पे a की पावर कुछ हो, ठीक है, मोस्टली केस में तो क्या होता है, a की पावर 1 ही होती है, लेकिन अगर k की जगह पे 2 दे रखा हो, 3 दे रखा हो, वो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना, k की मल्टीप्लाई करना है सिंपलेस्ट। अगर 1 है तो 1 ही पुट कर दो, 2 है तो 2 पुट करो, 3 है तो 3 पुट करो। ठीक है, अब देखो हम यूज कैसे करते हैं। रिमेंबर, लिमिट क्या होनी चाहिए, जीरो से इनफाइनाइट होनी चाहिए भी। ठीक है, ये नहीं कि जीरो से पाई लिमिट हो और आप ये फॉर्मूला लगा दो, वो गलत हो जाएगा। लिमिट ऑलवेज जीरो से इनफाइनाइट होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो भाई, लिमिट क्या है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट है, तो हम यहाँ पर तो ये फॉर्मूला लगा नहीं सकते। लेकिन जब हम इसको आगे सोल्व करते हैं हम देखते हैं कि ये फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन है तो बाउंड कंडीशन लग जाएगी इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन की कंडीशन क्या है, अगर हमारा जो फंक्शन है इवन है तो हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और लिमिट कर देते हैं हाफ। तो हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, लिमिट कर दी हाफ, 0 से इनफाइनाइट हो गया। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, x की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, e की पावर माइनस टू अल्फा एक्स स्क्वायर डी एक्स हो गया। ठीक है, अब देखो भाई, 0 से इनफाइनाइट ये मैंने फिर लिख दिया, x की पावर 0, e की पावर माइनस टू अल्फा एक्स स्क्वायर डी एक्स हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको ओपन करते हैं इसके अकॉर्डिंग। तो हमारे पास देखो एक्स स्क्वायर है, m की जगह पे क्या है, 2 है, तो 1/2 आ गया भाई। ठीक है, फिर है हमारे पास गामा ऑफ n+1 डिवाइड बाई m होता है, n की जगह पे क्या है, 0 है, तो 0+1 डिवाइड बाई 2, फिर आ जाएगा 2 अल्फा। यहाँ पे देखो a की जगह पे क्या दे रखा है, 2 अल्फा दे रखा है, तो 2 अल्फा की पावर 0+1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, खुल जाएगा। मोड ऑफ ए स्क्वायर था ही, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। गामा 1/2 क्या होता है, रूट पाई होता है, डिवाइड में क्या हो जाएगा, रूट 2 अल्फा हो जाएगा। तो हमारा जो एरिया वो क्या आया, फाइनाइट आया। ठीक है, यहाँ पर मेरे को ये नहीं बताना था भाई कि एरिया फाइनाइट है, मेरा जो मेन एम था वो था कि इस फॉर्मूले का यूज करना सिखाना। ठीक है, क्योंकि ये हर जगह पे यूज होता है। तो ये फॉर्मूला भाई सबसे पहले चाहे 10 बार लिखो, 20 बार लिखो, 50 बार लिखो, लेकिन ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास देखो भाई, ये क्वेश्चन में पांचों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास जो फंक्शन है ये वाला, ये क्या है, एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ए ई की पावर माइनस अल्फा एक्स वगैरह क्या है, एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन है। आगे इस पे बेस्ड जो हमारे पास ये फंक्शन है ना, इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, वहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो फंक्शन है ना इसको नॉर्मलाइज्ड करेंगे। ठीक है, नॉर्मलाइज्ड करेंगे तो ए की जगह पे कुछ वैल्यू आएगी, ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, नॉर्मलाइज्ड करके वो यहाँ पे पुट करेंगे, तो हमारा ये नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन हो जाएगा। फिर आगे भाई जैसे हम लाइक श्रोडिंगर इक्वेशन की एप्लीकेशंस है उन पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे। आगे फिर हार्ड स्कैटरिंग होगा
और मतलब आगे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। बोर्न अप्रोक्सीमेशन मेथड होगा, उनमें हर जगह पे ये जो हमारा वेव फंक्शन है ये एप्लीकेबल होगा भाई, ठीक है। हम इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, बट वो एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स की बात है, ठीक है। अभी तो हम सिंपल ही कर रहे हैं, बेसिक ही कर रहे हैं। फिर देखो भाई हमारे पास फिर आ रहा है भाई कि हमारे पास अगर ये इस टाइप का कोई कर्व बन रहा है भाई, ठीक है। वो देखो हमने ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था इसमें हमारे पास जो कर्व थी वो क्या थी भाई, बाउंडेड कर्व थी, ठीक है। इसमें क्या थी, बाउंडेड कर्व थी। बट इसमें हमारे पास क्या भाई, ओपन कर्व है, ठीक है। ओपन कर्व होगी तो हम क्या कहेंगे, हमारे पास अगर हमारी जो कर्व है वो ओपन है, ठीक है, तो उसमें सिंपल सी बात है भाई कि जो एरिया वो इनफाइनाइट होगा। अब देखो भाई ये कर्व क्या ओपन है, ये ऐसे बढ़ती जाएगी ऊपर की तरफ, ये ऐसे बढ़ती जाएगी ऊपर की तरफ, तो एरिया देखो भाई कितना ही ले लो, ठीक है, ये खत्म ही नहीं होगा, एरिया पूरा कवर होता जाएगा। तो एरिया क्या है, इनफाइनाइट है। अगर इस प्रकार की कोई भी ओपन कर्व होती है तो हम क्या कहेंगे, दिस वेव फंक्शन इज नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। तो एरिया क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए भाई, ठीक है। तो वही हमारा क्या होगा, एरिया फाइनाइट होगा। फिर सेकंड क्वेश्चन है भाई, साई एक्स बराबर दे रखा है ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स दे रखा है। क्या दे रखा है, साई एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स दे रखी है। 0 से बड़ा है एक्स, एक्स से बड़ा क्या है, इनफाइनाइट है। तो हमारे पास देखो हम क्या करते हैं भाई, इसको पहले ड्रॉ करते हैं। ये क्या एक्सपोनेंशियली डिके हो रहा है, क्या हो रहा है, एक्सपोनेंशियली डिके हो रहा है। लिमिट क्या दे रखी है, 0 से इनफाइनाइट लिमिट दे रखी है, ठीक है। मतलब हमारे पास अब पॉजिटिव पॉजिटिव का कंटेंट दे रखा है। तो साई एक्स और एक्स के बीच में ग्राफ बनाओ और ये है एक्सपोनेंशियली डिके हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले देखो भाई हमारे पास गिवन फंक्शन एक्सपोनेंशियल है, मतलब कॉन्टिन्यूस भी है और डेरिवेबल भी है, ठीक है। एक कंडीशन फिट हो गई। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, x की सिंगल वैल्यू पर हमें साई एक्स है वो सिंगल वैल्यू ही मिलनी चाहिए। तो फाइन ये हमारे पास सिंगल वैल्यू हो गया। तीसरी क्या होती है भाई कि इनफाइनाइट के ऊपर हमारा जो वेव फंक्शन है वो 0 होना चाहिए। तो देखो इनफाइनाइट के ऊपर 0 हो रहा है भाई, ठीक है। आप पुट भी कर सकते हो ऐसे और डायरेक्ट इससे भी देख सकते हो, ग्राफ से भी। फोर्थ क्या होती है भाई हमारे पास कि स्क्वायर इंटीग्रेबल होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर इंटीग्रेबल, फाइनाइट भी हो चुका है। और अब फिफ्थ क्या हो जाएगी, स्क्वायर इंटीग्रेबल, ठीक है। हमारे पास देख लो भाई कि एरिया क्या है, बाउंडेड कर्व के अंदर क्या है, फाइनाइट एरिया है, ठीक है। इसके नीचे देखोगे तो एरिया क्या है, फाइनाइट है। और आप वैसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। वही फॉर्मूला लगाया भाई जो पीछे लगाते थे ना, सेम फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो, या यहाँ पर तो भाई सिंपल फॉर्मूले से ही निकाल दिया, इंटीग्रेशन सिंपलाइज्ड फॉर्म ही हो गया। और वो फॉर्मूला भी लगा सकते हो जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, और सिंपलाइज्ड तरीके से भी निकाल सकते हो। तो एरिया हम क्या देखते हैं, फाइनाइट मिल रहा है। तो ऑल कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन हो गया, ठीक है। तो आगे देखो फिर आता है भाई हमारे पास साई एक्स बराबर है मोड ऑफ एक्स आता है, ठीक है। साई एक्स क्या आता है, मोड ऑफ एक्स आता है। तो सबसे पहले आपको मोड ऑफ एक्स का ग्राफ पता होना चाहिए कि क्या होता है। मोड ऑफ एक्स का ग्राफ होता है ये, ठीक है। ये कैसे आता है, देखो मोड ऑफ एक्स क्या होता है, प्लस एक्स और माइनस एक्स होता है, ठीक है। प्लस एक्स कब होगा, जब एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, और माइनस एक्स कब होगा, जब x लेस देन 0 होगा। तो देखो साई एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x के होगा, ये प्लस एक्स के लिए है। साई एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, माइनस एक्स के हो गया, ये माइनस एक्स के लिए है, ठीक है। अब देखो भाई हमारे पास क्या है, साई एक्स अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x है, मतलब स्ट्रेट लाइन है, तो ये स्ट्रेट लाइन इधर आ गई। साई एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस एक्स के, तो यहाँ पर भी क्या स्ट्रेट लाइन है, तो ये स्ट्रेट लाइन आ गई। जैसे जैसे माइनस एक्स बढ़ता जाएगा साई एक्स बढ़ता जाएगा, इसी प्रकार जैसे जैसे एक्स बढ़ता जाएगा साई एक्स बढ़ता जाएगा। तो ये कर्व बनेगी हमारे पास, x बराबर 0 के ऊपर साई एक्स क्या हो गया, 0 हो गया। तो देखते ही पता चल रहा है भाई यहाँ पर दो कंडीशन सेटिस्फाई तो हो नहीं रही। एक कौन सी, एक तो हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही कि हमारे पास ये जो फंक्शन है साई एक्स है उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो नहीं होगा भाई, ठीक है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि पीक आ रही है, ठीक है। जहां पर भी फर्स्ट डेरिवेटिव में पीक मिल जाए, ठीक है, मतलब हमें किसी भी ग्राफ में अगर पीक मिल जाती है तो हम कहेंगे वहां पर फर्स्ट डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ये रिमेंबर होनी चाहिए कंडीशन कि जहां पर भी हमें किसी भी ग्राफ में अगर पीक मिल जाती है तो वहां पर फर्स्ट डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है। और दूसरी कंडीशन क्या फेल हो रही है, यहाँ पर देखो भाई ये कर्व बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा साई एक्स भी ऊपर तक बढ़ता जाएगा, इधर भी साई एक्स बढ़ता जाएगा, तो एरिया अंडर द कर्व क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो हम क्या कहेंगे हमारे पास
कि ये वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल नहीं है। और एक कंडीशन ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रही कि x बराबर इनफाइनाइट के ऊपर साई x क्या है, इनफाइनाइट ही है, जबकि x बराबर इनफाइनाइट के ऊपर साई x 0 होना चाहिए। तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हो रही, मतलब ये तो कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ठीक है, आपको भी सारी कंडीशन नहीं शो करनी कि हमारे पास ये भी नहीं हो रही, ये भी नहीं हो रही। अगर एक कंडीशन पता कर लेते हो कि ये हमारे पास कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है तो डायरेक्ट लिख देना कि नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, फिर दे रखा भाई हमारे पास साई एक्स बराबर दे रखा है ए साइन एक्स। ठीक है, अगर देखो भाई हमें किसी भी क्वेश्चन में लिमिट गिवन नहीं है ना, तो अपने आप अज्यूम कर लेना कि वहां पर उस क्वेश्चन में लिमिट प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट है। अगर लिमिट गिवन है तो ठीक है, अगर नहीं गिवन है तो क्या होगी, प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट तक। अब साई एक्स बराबर ए साइन एक्स दे रखा है, इसमें लिमिट गिवन नहीं दे रखी, तो हम क्या मान लेंगे, प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट है। अब साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है, ये वाला ग्राफ होता है अभी साइन एक्स का। ठीक है, अब देखो ये इधर भी माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा, इधर भी प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा, मतलब कभी भी खत्म ही नहीं होगा भाई, ये क्या होगा, चलता जाएगा। ठीक है, तो अगर ये चलता जाएगा तो सीधी सी बात है, इसका एरिया भाई इनफाइनाइट होना ही होना है। ठीक है, तो एरिया इनफाइनाइट हो गया तो हम क्या कहेंगे, दिस फंक्शन इज नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, लेकिन बट अगर हमारे पास इसकी कंडीशन गिवन होती कि हमारे पास जो ये एरिया है, मतलब हमारे पास जो फंक्शन है वो 0 से x के बीच में है, 0 से a के बीच में, 0 से 5 के बीच में, 0 से 100 के बीच में, मतलब हम इसको फाइनाइट कर दिया भाई कि इसको इस कंडीशन में बाउंड कर दिया कि ये इससे आगे जा ही नहीं सकता। अब भाई कोई भी कंडीशन अगर बाउंड हो जाती है तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा। एरिया फाइनाइट हो जाएगा तो हम क्या कहेंगे, फंक्शन वो एक्सेप्टेबल है। बट यहाँ पर लिमिट क्या है, प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट तक है, हमें नहीं पता ये कितना जाएगा। ठीक है, प्लस इनफाइनाइट तक कितना ज़्यादा एरिया हो जाएगा हमें वो नहीं पता। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारा क्या है, नॉट एक्सेप्टेबल है। तो ये भी सारी कंडीशन सेटिस्फाई भी हो रही है, आप देख सकते हो। सिर्फ ये नहीं होगी कि हमारे पास एरिया अंडर द कर्व क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, तो नॉट वैलिड हो जाएगा। हैज द गिवन फंक्शन इज नॉट एक्सेप्टेबल इन रेंज माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, फिर आगे देखो, क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास साई एक्स बराबर दे रखा है प्लस माइनस रूट 8x दे रखा है भाई। ठीक है, प्लस माइनस क्या दे रखा है, रूट 8x दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, हमारे पास देखो भाई क्या फॉर्मूला होता है, हमारे पास अगर साई एक्स बराबर माइनस का 4ax होता है तो क्या होता है, पैराबोला होता है। क्या होता है, पैराबोला की कंडीशन होती है। तो प्लस माइनस रूट 8x का जो ग्राफ बनेगा वो लाइक इस प्रकार से बनेगा, साई एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्लस का रूट एक्स, साई एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस का रूट एक्स। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या है, ये ग्राफ बन गया। तो देखो इस ग्राफ से हमें साफ दिखाई दे रहा है कि x की एक वैल्यू पर, ठीक है, x की एक वैल्यू पर साई x की दो वैल्यू है, एक ये वाली और एक ये वैल्यू। यही कंडीशन नहीं होनी चाहिए भाई। ठीक है, x की एक वैल्यू पर साई x की दो वैल्यू, यहाँ पर भी देखो x की एक वैल्यू पर साई x की दो वैल्यू, ये भी और ये भी। तो हम सीधा कह देंगे कि हमारे पास नॉट एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन है, क्योंकि x की एक सिंगल वैल्यू पर साई x की एक सिंगल वैल्यू ही होनी चाहिए तो ही वो एक्सेप्टेबल होगा। यहाँ पर क्या है, डबल वैल्यू चल रही है, तो नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, और दूसरी बात भाई कि हमारे पास ये क्या है, प्लस इनफाइनाइट तक जा रहा है। ठीक है, ये हमारे पास तो एरिया देखो भाई कितना ज़्यादा हो जाएगा, हमें भी नहीं पता, क्योंकि ये इनफाइनाइट तक जाएगा भाई, खत्म ही नहीं होगा आगे तक, तो एरिया भी इनफाइनाइट हो जाएगा। तो सीधी सी बात हम क्या लिख देंगे, नॉट एक्सेप्टेबल लिख देंगे। ठीक है, और हमारे पास स्क्वायर इंटीग्रेबल भी इसका नहीं हो रहा भाई, हमारे पास स्क्वायर इंटीग्रेबल भी इसका क्या है, इनफाइनाइट आ रहा है, तो गिवन फंक्शन आर नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, फिर आता भाई हमारे पास साई एक्स बराबर दे रखा है 1/x² प्लस a² दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे। तो साई एक्स क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, x² क्या है। ठीक है, साई एक्स अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल x² है तो हम ये ग्राफ बनेगा भाई। ठीक है, इस प्रकार ग्राफ बनेगा। तो साफ दिखाई दे रहा है भाई कि x की वैल्यू पर साई एक्स क्या सिंगल वैल्यू दे रहा है, एरिया है वो फाइनाइट है, इनफाइनाइट के ऊपर x जब इनफाइनाइट हो जाता है तो साई एक्स 0 हो जाता है, और साई एक्स हर कंडीशन में फाइनाइट ही रहता है। तो ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो हम क्या लिख देंगे कि हमारा जो वेव फंक्शन है वो क्या है, एक्सेप्टेबल है। ठीक है, एरिया भी निकालोगे तो एरिया अंडर द कर्व क्या फाइनाइट है, ऑल कंडीशन सेटिस्फाई, हेंस द गिवन फंक्शन आर एक्सेप्टेबल। ठीक है, अब भाई यहाँ तक भाई मैंने सारी कंडीशन अच्छे से फाइंड आउट करके दिखाई है। अब आगे हम जो क्वेश्चन करेंगे हम उसमें सिर्फ एक एक पॉइंट ही ये कहेंगे कि हमारे पास ये मतलब हमारे पास एक्सेप्टेबल नहीं है, ये एक्सेप्टेबल है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, अब हम ये सारे डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। तो अब क्वेश्चन फटाफट देखो भाई, यहाँ पर देखो भी हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो हम क्या कहेंगे, दिस इज द एक्सेप्टेबल फंक्शन। ठीक है, अब ये मत सोचना भाई कि हमारे पास देखो
एक्स की हर वैल्यू पर, ठीक है, एक्स की जब ये वैल्यू थी, साई एक्स एक सिंगल वैल्यू दे रहा है, एक्स की ये वैल्यू है, साई एक्स हमारे पास सिंगल वैल्यू दे रहा है। वैसे एक्स की हर वैल्यू पे साई एक्स सेम है, लेकिन हर वैल्यू पर एक ही सिंगल वैल्यू है, ठीक है। सेम हो सकता है लेकिन एक्स की हर वैल्यू पर एक ही वैल्यू है, ठीक है। तो एक्स की डिफरेंट वैल्यू पर वाई की सेम वैल्यू है, लेकिन क्या है, एक सिंगल वैल्यू है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, हमारे पास ये वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल है, सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। फिर यहाँ पर देखो भाई क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या हमें पीक मिल रही है, ठीक है। तो पीक मिल रही है तो सीधी सी बात है कि हमारा जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, तो नॉट एक्सेप्टेबल है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में देखने से ही पता चल रहा है भाई कि सारी कंडीशन सेटिस्फाई होंगी हमारे पास, तो ये क्या होगा, हमारे पास वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में भी सारी की सारी कंडीशन क्या अभी सेटिस्फाई होंगी, तो हमारे पास ये क्या होगा, एक्सेप्टेबल होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 में देखो भाई डिसकंटिन्यूटी आ रही है, क्या आ रही है, डिसकंटिन्यूटी आ रही है, तो हम क्या कहेंगे, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। और फिर आगे देखो क्वेश्चन नंबर 12 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 12 में साफ दिख रहा है भाई कि x की एक वैल्यू पर हमारे पास जो साई x है उसकी 3 वैल्यू मिल रही है। देखो एक वैल्यू तो ये हो गई, एक वैल्यू ये हो गई, एक वैल्यू ये हो गई, ठीक है। तो क्या हमारे पास x की सिंगल वैल्यू पे साई x की ट्रिपल वैल्यू है, तो नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो भाई, यहाँ पर भी देखो x की एक सिंगल वैल्यू पे साई x की दो वैल्यू मिल रही है, एक तो ये हो गया और दूसरा क्या, डिसकंटिन्यूअस है, तो हमारे पास क्या होगा, नॉट एक्सेप्टेबल होगा। और 14 नंबर ऑफ क्वेश्चन देखो, 14 नंबर ऑफ क्वेश्चन में देखो ये कर्व यहाँ जा रही है, फिर यहाँ से स्टार्ट हो रही है, डिसकंटिन्यूअस है और डबल्ड वैल्यू है, तो हमारे पास क्या होगा, नॉट एक्सेप्टेबल होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास ये ग्राफ दे रखा है भाई, ठीक है, ऐसे दे रखा है, तो ये किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है भाई साई एक्स बराबर है e⁻⁻ साइन एन एक्स, इसका ग्राफ दे रखा है भाई, ठीक है। तो हमारे पास इसमें हमारे पास सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, एरिया भी फाइनाइट होगा, इनफाइनाइट के ऊपर साई एक्स 0 हो जाता है, हमारे पास जो फाइनाइट वैल्यू मिलेंगी, एक्स की सिंगल वैल्यू पे हमारे पास साई एक्स सिंगल वैल्यू दे रहा है, कॉन्टिन्यूअस होगा, डेरिवेबल भी होगा, तो हमारे पास सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो क्या कहेंगे, एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 16 की भी सारी कंडीशन ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, सिंगल वैल्यू है, फाइनाइट है, कॉन्टिन्यूअस है, स्क्वायर इंटीग्रेबल भी क्या होगा, फाइनाइट होगा, तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई है, तो हम क्या कहेंगे, एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन होगा। फिर आगे देखो क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में देखो भाई हमारे पास ये किसका ग्राफ दे रखा है, साइन एक्स का ग्राफ दे रखा है, लेकिन रिमेंबर हमारे पास यहाँ पर लिमिट क्या है, 0 से a है सिर्फ, ठीक है। वहां पर क्या थी, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट थी, यहाँ पे क्या है, 0 से a है, तो 0 से a में हमारे पास क्या है, सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, एरिया भी क्या फाइनाइट है, तो हम क्या कहेंगे, एक्सेप्टेबल होगा, ठीक है। फिर दे रखा है साई एक्स बराबर दे रखा है a tan x है, ठीक है, a tan x है, हमें पता है भाई x बराबर π/2 के ऊपर साई एक्स क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, जबकि कंडीशन क्या होनी चाहिए कि साई एक्स क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, यहाँ पर क्या है, साई एक्स इनफाइनाइट है, तो नॉट एक्सेप्टेबल होगा। फिर दे रखा है कि हमारे पास साई एक्स बराबर दे रखा है x e⁻⁻α x² दे रखा है, अल्फा ग्रेटर देन क्या है, 0 है। अब देखो भाई साई एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x की है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x से तो हमें ये लाइन मिल गई, ठीक है, ये क्या है, साई एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, x, और फिर दे रखा है साई एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है e⁻⁻α x², मतलब एक्सपोनेंशियली डिके, तो एक्सपोनेंशियली डिके ये हो गया, एक्सपोनेंशियल डिके ये हो गया, ठीक है। तो हम देखते हैं भी कि यहाँ पर क्या है, सारी की सारी सिंगल वैल्यू है, साई एक्स फाइनाइट है, कॉन्टिन्यूस है, डेरिवेबल है, एरिया भी क्या है, फाइनाइट है, ठीक है। आप एरिया निकाल भी सकते हो, मैंने आपको फॉर्मूला बता ही रखा है, फॉर्मूला वही लग जाएगा भाई, ठीक है, जो फॉर्मूला ये नहीं है, ठीक है, कि x⁻n e⁻⁻x² है, तो यही फॉर्मूला लग जाएगा जो मैंने पीछे बताया था, ठीक है। तो इस फॉर्मूला लगाकर आप ये सॉल्व कर सकते हो, आप क्या पाओगे कि एरिया क्या है भाई, फाइनाइट है, ठीक है। तो सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो क्या होगा, एक्सेप्टेबल होगा, ठीक है। फिर देखो भाई क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है भाई a e⁻ d/x² है, a ग्रेटर देन 0 है, d लेस देन 0 है, ठीक है। इस क्वेश्चन को कम से कम 90% बच्चे गलत करेंगे भाई, ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ इस पार्ट को देखेंगे, ठीक है, और इस पार्ट के हिसाब से कहेंगे कि हमारे पास ये क्या फंक्शन एक्सेप्टेबल होगा, वो इस पर तो ध्यान देंगे ही नहीं, ठीक है, जबकि सबसे मेन क्या है, ये है, ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन लगाते ही हमारे पास ये क्वेश्चन चेंज हो जाता है। यहाँ पर क्या a ग्रेटर देन 0 है और d क्या है, लेस देन 0 है। अब देखो d लेस देन 0 का मतलब क्या है, -1 -2 -3 ये वैल्यू होंगी।
अब डी की जगह पे मैं पुट करता हूँ -1, माइनस साइन पहले ही था तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया 1/x²। ई की पावर क्या हो गया, 1/x² हो गया। अब जब मैं x की जगह पे 0 वैल्यू पुट करता हूँ तो e की पावर 1/0 क्या हो गया, e की पावर इनफाइनाइट हो गया। e की पावर इनफाइनाइट क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, मतलब साई एक्स क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। जबकि कंडीशन क्या कहती है, कंडीशन कहती है कि साई एक्स हर वैल्यू पर फाइनाइट वैल्यू देना चाहिए, जबकि ये x बराबर 0 पर क्या दे रहा है, इनफाइनाइट दे रहा है। तो हम क्या कहेंगे, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, बट रिमेंबर ये कंडीशन, ठीक है, इस कंडीशन की वजह से ही हमें इनफाइनाइट मिल रहा है। अगर हम ये अप्लाई नहीं करेंगे तो सीधी सी बात है, e की पावर -1 अपॉन में 0 क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा। e की पावर माइनस इनफाइनाइट को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में e की पावर इनफाइनाइट। 1 अपॉन में इनफाइनाइट क्या हो गया, 0। ठीक है, तो हमें उससे 0 फाइनाइट मिल रहा है, तो हम क्या कहेंगे, एक्सेप्टेबल हो गया। लेकिन जैसे ही हम d को नेगेटिव करते हैं तो क्या हो जाता है, ये नॉट एक्सेप्टेबल हो जाता है। ठीक है, फिर दे रखा भाई साई एक्स की पावर माइनस का लैम्डा एक्स कोस एक्स दे रखा है। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये अभी अभी पीछे पढ़ा था, e की पावर माइनस लैम्डा एक्स साइन एक्स पढ़ा था। ठीक है, वो कंडीशन सारी एक्सेप्टेबल थी, तो कोस एक्स के भी लिए भी क्या होगी, सारी एक्सेप्टेबल होगी, तो ये भी फंक्शन क्या होगा, अलो होगा। फिर भाई दे रखा भाई साई एक्स बराबर e की पावर माइनस लैम्डा एक्स साइन एक्स, ये क्वेश्चन फिर आ गया भाई। ठीक है, ऑल कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, हेंस एक्सेप्टेबल होगा। फिर हमारा साई एक्स बराबर दे रखा है एक्स अपॉन में x² प्लस a² दे रखा है। ठीक है, तो जब आप इसको ड्रॉ करोगे तो आपको लाइक ऐसी कर्व मिलेगी। ठीक है, या आप डायरेक्ट वैसे भी देख सकते हो भाई कि हमारे पास ये क्या है, फाइनाइट वैल्यू देगा। ठीक है, कॉन्टिन्यूस है, डेरिवेबल भी होगा, और हमारे पास एरिया इंटीग्रेशन भी इसका क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा, फाइनाइट वैल्यू ही देगा। तो ऑल कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, हेंस एक्सेप्टेबल हो गया। ठीक है, तो ये तो मैंने ऐसे ही बता रखा है कि परमानेंट अल्फा x² जो 1 अपॉन में x² प्लस a² ये क्या, दोनों के दोनों सेम कंडीशन को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो हमारा ये भाई चैप्टर खत्म होता है। ठीक है, कि हमें पता चल गया कि कौन से फंक्शन एक्सेप्टेबल होंगे और कौन से फंक्शन नॉट एक्सेप्टेबल होंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भाई और भी हो सकते हैं, तो आप बिल्कुल देख के पता लगा सकते हो कि हमारे पास कौन सा एक्सेप्टेबल और कौन सा नहीं होगा। मेन सबसे मेन तो ये है भाई कि सबसे पहले उसका एरिया देखो कि ओपन कर्व है या क्लोज कर्व है। दूसरा देखो कि हमारे पास एक्स की एक सिंगल वैल्यू के ऊपर साई एक्स सिंगल वैल्यू दे रहा है क्या। ठीक है, फिर तीसरा देखो कि कॉन्टिन्यूस है और फर्स्ट डेरिवेबल भी कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। फिर देखो कि आप फाइनाइट है कि नहीं है, और फिर आप एक कंडीशन और बच गई कि हमारे पास है, वैसे पांचों कंडीशन हो गई। ठीक है, तो हमारे पास ऐसे देखते रहो भी, और ये अगर पांचों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी तो हम क्या कहेंगे, कॉन्टिन्यूस, ये हमारा जो एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन है। और अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो हम क्या कहेंगे, नॉट एक्सेप्टेबल है। ठीक है भाई, तो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे भाई आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। अगर आपको भाई मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।